गुड आफ्टरनून दोस्तों। लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। यदि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो उसके लिए जो राज्य है वो शब्द अति महत्वपूर्ण है। उसके 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। भूभाग जो होता है उसका सीधा सा अर्थ ये होता है जिसमें राजनीतिक क्रियाकलाप और क्रियाएं संपन्न हो सकें। दूसरा है जनसंख्या, जो सरकार को चुनती है और राजनीतिक क्रियाकलाप करती है। तो जनसंख्या भी राज्य के एक तत्व के रूप में कार्य करती है और ये भी राज्य के तत्व में अति महत्वपूर्ण क्रिया निभाती है। तीसरा है सरकार। सरकार कहने का तात्पर्य हो सकता है हमारा केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती राज होता है वह। आगे बात करते हैं हम लोग संप्रभुता की। संप्रभुता को हम लोग सोरेंटी बोलते हैं और इसका अर्थ होता है कि कोई भी राज्य की सरकार या फिर हम कह लें कि किसी भी देश की सरकार जो कार्य करती है उसमें किसी प्रकार का इंटरनल और एक्सटर्नल जो है अफेयर्स ना हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो 2 प्रकार से हो सकती है, पहली प्रत्यक्ष तथा दूसरी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की अगर बात की जाए तो जिस भी देश में प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होगी वहाँ के जो सिटीजन हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह के द्वारा जो वहाँ सिटीजन्स होंगे वो किसी भी कानून पर वोट कर सकते हैं या फिर किसी मेजर इश्यू पर जो है वोट कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष का जो उदाहरण है हमको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अप्रत्यक्ष के बारे में। तो अप्रत्यक्ष प्रकार का जो लोकतंत्र होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था होती है, उसका उदाहरण हमको यूके, ब्रिटेन या फिर इंडिया में देखने को मिल सकता है। तथा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें यानी अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो इसका उदाहरण हमको यूएसए में देखने को मिलता है। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर तो ये 2 प्रकार से हो सकती है, पहला संसदीय प्रणाली और दूसरा अध्यक्षीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली में अगर बात की जाए तो इसमें देश का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री और देश का प्रमुख यानी प्रेसिडेंट दोनों ही अलग अलग होंगे। तथा अध्यक्षीय प्रणाली की बात की जाए तो इसमें जो देश का प्रमुख है और सरकार का प्रमुख है दोनों ही एक होंगे। अब और इसके अंतर देखे जाएं अगर तो संसदीय प्रणाली उसमें एकल नागरिकता रहती है तथा अध्यक्षीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता रहती है। संसदीय प्रणाली में एक प्रकार से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व रहता है, लेकिन इस प्रकार का कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता। सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता। संसदीय प्रणाली में और बात की जाए तो यहाँ पर दोहरी कार्यकारिणी है, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर एकल कार्यकारिणी रहती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर के अधीन होकर भारत में व्यापार करने आती है। कंपनी शुरुआत में भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, परंतु 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी विजय प्राप्त करने के बाद एक प्रकार से प्रादेशिक शक्ति के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है। दीवानी अधिकार का अगर अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ है राइट टू सिविल जस्टिस एंड राइट ऑफ रेवेन्यू, यानी हम कह सकते हैं कि जो राजस्व के अधिकार हैं और सामाजिक न्याय के अधिकार हैं कंपनी वो प्राप्त कर लेती है। और 1765 के इलाहाबाद संधि के माध्यम से ही द्वैध शासन जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हो जाता है। द्वैध शासन का सिंपली जो अर्थ रहता है कि अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेवेन्यू के अधिकार यानी राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लेती है और यहाँ से ये जो वर्क करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी वो राजस्व पर काम करेगी। और अब से बंगाल का जो नवाब रहता है वो किस पर काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर पर बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में तो इसको लाने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है इसका अभिजात वर्ग के मन में ईर्ष्या, सेकंड है हमारा प्रशासनिक स्थिति तथा तीसरा है वित्तीय स्थिति।
अभिजात वर्ग के मन में ईर्ष्या की यदि बात की जाए तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं जब वो अपने घर जाते हैं तो नई कार तथा नए बंगले खरीदते हैं, जिस कारण ब्रिटिश नागरिकों को कहीं ना कहीं ये भय तथा ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि ये भ्रष्टाचार से ब्रिटिश साम्राज्य को ही भ्रष्ट कर देंगे। सेकंड बात करें हम लोग प्रशासनिक स्थिति की, तो सबसे पहले देखा जाए तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होते हैं, उसके भीतर देखा जाए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में जो भी सदस्य 500 पाउंड प्रति 6 माह के लिए कंपनी में निवेश करता है तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुन सकता है। थर्ड बात की जाए वित्तीय स्थिति की, कंपनी अपना लाभांश 6% बढ़ा लेती है, कुछ समय के बाद कंपनी लाभांश को 10% कर देती है तथा उसके कुछ समय बाद कंपनी क्या करती है 12.5% लाभांश इंक्रीमेंट कर देती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी घाटे में चलती है और ब्रिटिश सरकार के लोन के तले ही दबे रहती है। अब हम बात करते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है हमारा, उसमें दो प्रकार से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में चेंजेस भी होते हैं और भारत में भी चेंजेस होते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में अगर चेंजेस देखे जाएं तो चेंज इन COD, इसका अर्थ होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं वो अब से 4 साल के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे तथा 1/4 प्रत्येक ईयर जो है वो रिटायर किए जाएंगे। तथा इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी लेटर यदि ब्रिटिश जाएगा तो उसकी एक प्रति जो है ब्रिटिश संसद में प्रस्तुति के लिए रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं भारत में कि भारत में क्या क्या चेंजेस होते हैं। भारत में सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया जाता है 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एलिजा एम्पे जी होते हैं तथा अदर जजेस की बात करें जाए, सबसे पहले एक रॉबर्ट चैम्बर, दूसरे स्टीफन सीजर लिमेस्ट्रे तथा तीसरे जॉन हाइड होते हैं। भारत में जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा और बैरन हस्टिंग को सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है जिसमें सबसे पहला व्यक्ति बोरवेल, सेकंड मॉनसन, थर्ड क्लेबरिंग तथा चौथा व्यक्ति फ्रांसिस बनाया जाता है। इसी एक्ट के द्वारा जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी जाती है। कंपनी के लिए पहला लिखित संविधान भी इसी एक्ट के द्वारा लाया जाता है। सबसे लास्ट में अगर बात करें तो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी होती है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये एक्ट जो होता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए लाया गया। तो इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों का सीमांकन कर दिया जाता है। सेकंड बात अगर करें हम तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में इंटरफेरेंस की मनाही कर दी जाती है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पर कार्रवाई करने की मनाही कर दी जाती है जो कार्य उसने सरकारी तौर पर किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पृष्ठभूमि अगर देखी जाए कि इसकी क्या होती है, 1783 में ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया बिल लाया जाता है। ईस्ट इंडिया बिल जो होता है वो नॉर्थ और फॉक्स 2 व्यक्तियों की सरकार द्वारा लाया जाता है और ये बिल गिर जाता है जिस कारण सरकार जो होती है गिर जाती है। तो पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा एक बॉडी फेम करी जाती है जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बॉडी बनाई जाती है यहाँ पर जो मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स कंपनी के देखेगी। सेकंड है हमारा वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो अधिकार होते हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं और अब से ये बस ट्रेड और कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने वाली है। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा जाता है तथा द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। इसी एक्ट के द्वारा वायसराय की जो परिषद होती है जिसमें 4 सदस्यीय परिषद थी अभी, उसको हटाकर 3 कर दिया जाता है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे।